पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं सिमी भौमिक और अविनाश गोरक्षकर। कुछ और स्टॉक्स पर बात की जाए। फोर्टिस हेल्थकेयर एक और स्टॉक है जो आज एक्शन में रह सकता है। खबरें ये आ रही कि IIH, ये मलेशिया की जो कंपनी है जिसके साथ पहले बातचीत चल रही थी फोर्टिस की कि वो इनका कारोबार खरीद सकती है, IIH ने खंडन किया। स्टॉक पे पिटाई हुई, प्रोमोटर्स ने भी काफ़ी स्टॉक बेचा, लेकिन 150 रुपये से स्टॉक फिर से रिकवर होता हुआ दिख रहा है। आज खबरें कि जो IIH है इनकी एक सब्सिडरी कंपनी ने $2 बिलियन जुटाने की बोर्ड ने मंजूरी दी है और लोग मतलब इसका ये निकाल रहे हैं कि फिर से इंटरेस्ट जग रहा है और मीडिया में रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि IIH फिर से विचार कर सकता है या कर रहा है फोर्टिस के इस कारोबार को खरीदने को। 28 तारीख को NCLT में इनके हॉस्पिटल कारोबार के डीमर्जर को लेकर भी एक बैठक होने फैसला आना है। अविनाश ये बताएं क्या करेंगे 163 रुपये के आसपास इन खबरों के बीच में जब फिर से बातें बन रही है, क्या फोर्टिस खरीदने का वक्त है? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक मैं समझता हूँ अगर बिजनेस मॉडल देखे फोर्टिस का तो बहुत ही बढ़िया है। मेरे ख्याल से कंपनी में जिस प्रकार का डेट है वो एक ओवरहैंग है स्टॉक के ऊपर, और अगर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आता है 28 को NCLT की मीटिंग में एक पॉजिटिव आउटकम आता है कि डीमर्जर हॉस्पिटल बिजनेस का होता है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी री रेटिंग देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से आई थिंक इस महीने में डेफिनेटली कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर आएगा। लग तो रहा है कि डीमर्जर होगा। ऑलरेडी हमको लग रहा है कि जो दाइची ने प्रपोजल दिया है कि ये NCLT का डिसीजन रोके, यहाँ पे शायद ऐसा नहीं हो तो डेफिनेटली स्टॉक में एक अच्छी री रेटिंग देखने को मिले। मेरे ख्याल से ये इवेंट ड्रिवन स्टॉक रहेगा, बट डेफिनेटली बिजनेस को देखते हुए मुझे लग रहा है 155-160 में डेफिनेटली इसको खरीद के एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया लेके जरूर खरीदा जा सकता है। चलिए, NCLT अगर ये कह देता है कि हॉस्पिटल कारोबार को अलग डीमर्ज करने को मंजूरी दे रहे हैं इस 28 यानी शुक्रवार को, तो फिर एक उम्मीद और जग जाएगी कि यहाँ पर हिस्सेदारी बिक सकती है। FNO के बैन में है ना ये शेयर, FNO बैन में है तो फ्रेश पोजीशन, उसके बावजूद ये अच्छा प्रदर्शन तो आज शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। बिल्कुल, चलिए तो इस पर नजर रहेगी। और हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, LKP सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एनालिस्ट गौरव बिस्सा जी। गौरव जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए क्या हैं? गुड मॉर्निंग। मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन होगा वोल्टास में। यहाँ पे हमने देखा है एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, ब्रेकआउट की कगार है। 500 के कॉल ऑप्शन में काफी कंसंट्रेशन है। ये अगर पार करता है तो 525 आपको करंट सीरीज में देखने मिल जाएगा अगले 2-3 दिनों के अंदर। तो 492 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। 510 का पहला लक्ष्य है, 520 का दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो है जी फ्यूचर्स में। यहाँ पे हमने देखा है कि 500 के लेवल से ही बहुत अग्रेसिव इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनी है और यहाँ पे भी एक अच्छा आपको मोमेंटम देखने मिल सकता है 570 के करीब का। 540 के स्टॉप लॉस आप ये बाय कर सकते हैं। और वीकनेस अगर किसी में लग रही है वो है टाटा कम्युनिकेशन फ्यूचर्स में। यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे अच्छी खासी अनवाइंडिंग हो रही है, 670 सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन। 664 के स्टॉप लॉस से आप 640 के टारगेट के लिए इसको बेच सकते हैं। ऑप्शंस के लिए मनप्पुरम काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, एक बड़ी रेंज के बाहर आ रहा है। 105-106 सस्टेन होता है तो मुझे लगता है अगले महीने आपको 120-125 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। अगले 2 दिन का ट्रेड अगर देखा जाए तो आप 110 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं जो सबसे मोमेंटम है। मुझे लगता है एक बार इन द मनी ऑप्शन हो सकता है। 2.5 का इसमें टारगेट होगा और 25 पैसे का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये है राय आपके लिए इन तमाम शेयरों पर। वोल्टास खरीदने, जी खरीदने, आज नतीजे आने वाले, नतीजों से पहले है मजबूत। टाटा कम्युनिकेशन आज नतीजे आने वाले, नतीजों से पहले है कमजोर, यहाँ पर कर सकते हैं आप शॉर्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। प्री ओपनिंग सेशन की पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर। सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 111 अंक मजबूत है और 30 अंक मजबूत दिख रहा है निफ्टी। और अगर इतना मजबूत हो गया तो फिर सीधा नया लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड बनते हुए दिखेगा निफ्टी पर, आपको ये बात है। ल्यूपिन 9% मजबूत दिख रहा है और 1% मजबूत है भारतीय इंफ्राटेल, आज नतीजे पेश करेगा। HDFC बैंक आज नतीजे पेश करेगा, 1% मजबूत है। कमजोर क्या है? TCS, टाटा पावर, थोड़े से, कोई खास नहीं। रुपए की शुरुआत हो चुकी है कमजोरी के साथ, 64.32 के सामने 64.41 का लेवल है। 9 पैसे की कमजोरी करेंसी मार्केट में, लेकिन वही है 20-25 पैसे की रेंज में ही करेंसी मार्केट लगातार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कोई खास रुझान है नहीं ऊपर या नीचे की तरफ, यही एक छोटे से दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक ऑयल एंड गैस स्पेस का BPCL, इनफैक्ट गौरव BPCL, HPCL, IOC तीनों पर राय दें। क्या कहीं कोई आपको वायदा कारोबार में खरीदने के संकेत हैं? यदि तो कौन सा? IOC जरूर लग रहा है। एक इसमें थोड़ा क्लीन है, इसमें आपको कुछ न्यूज वगैरह भी नहीं है तो वो सब थोड़ा एक क्लीन डेटा इसमें मिल जाएगा आपको। और इसमें एग्जॉशन काफी क्लियरली एविडेंट था।
शॉर्ट्स में। और अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल 1.25 साल में टुवर्ड्स एक्सपायरी सारे जो ओएमसीज हैं एक अच्छा मोमेंटम दिखा देते हैं और काफी अच्छे सपोर्ट्स पे 370 के अच्छा सपोर्ट वगैरह भी है, तो वो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। प्रोबेबली ये 2 दिन का ट्रेड मत रखिए, अगर आप 10 दिन का ले सकते हैं तो अगले सीरीज के फ्यूचर्स आप बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है एक बार स्टॉक 400 आपको लेवल 10 दिनों में दिखा सकते हैं। तो ये है वो स्टॉक जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इंटरेस्टिंगली बीपीसीएल को फोकस लिस्ट में गोल्डमैन सैक्स ने डाला है और देखिए आज ये स्टॉक रडार पर आपके रहने वाला है। लेकिन अविनाश जी ये बताइए अब टेलीकॉम शेयरों में क्या किया जाए? पिछले हफ्ते जो तेज गिरावट हुई खासतौर से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नए फ़ोन लॉन्च करने के बाद भारती, आइडिया, आरकॉम कैसे अप्रोच करेंगे? ये हफ्ता कैसा रह सकता है? मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली टेलीकॉम शेयरों में और दिक्कतें बढ़ेंगी, स्पेशली अगर हम भारती और आइडिया की बात करें। मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के लिए नॉट ओनली आरपूस बट जो कस्टमर जो रीच है वो भी थोड़ी सी इनकी रिस्ट्रिक्ट होगी। इनफैक्ट अगस्त 24 से ये नया फ़ोन जो रिलायंस ने लॉन्च किया है जियो फ़ोन, इसकी प्री बुकिंग शुरुआत होगी। और जिस प्रकार का प्राइसिंग इन्होंने अनाउंस किया है, मुझे लग रहा है हेमंत क्लियरली 1500 रुपये का जो इनका जो मनसून ऑफर है ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ पे कस्टमर्स डेफिनेटली इस फोन के लिए जरूर आएंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि भारती और आइडिया को अभी अपने कस्टमर्स को रिटेन करने में बहुत दिक्कत रहेगी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है वीक ट्रेंड दोनों आइडिया एज वेल एज भारती एयरटेल में दिखना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि फंडामेंटल बेसिस पे कोई री रेटिंग इन शेयर में भी इमीडिएटली कहीं आने वाली है। ओके, तो ये है इस वक्त आपके लिए इन तमाम शेयरों पर राय। टेलीकॉम सेक्टर के थोड़ी कमजोरी के साथ खुलने के संकेत दे रहे, थोड़ी देर सेटल होने देते हैं कि प्री ओपनिंग सेशन में किन लेवल्स पर शुरुआत होगी, स्टॉक्स कौन से ऊपर नीचे होंगे, देखते हैं थोड़ी देर में। उससे पहले देख लेते हैं कि आज आपके लिए ट्रेडिंग के मौके कहाँ हैं। स्टॉक 2020 में बताए गए हैं आपको आज 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज, और देख लेते हैं उसका अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। खबरों के दम पर बल्लेबाजों को ही टीम में शामिल किया है और जिस तरह से एमटेक ग्रुप के लिए खबरें आ रही हैं कि अपने यूके के कारोबार को ये इस बार बेच लेंगे लिबर्टी ग्रुप को, तो फिर वो तो शेयर भाग सकता है, लेकिन मेटलिस फॉर्जिंग इसकी ग्रुप कंपनी में भी तेजी देखने को मिल सकती है। और सबसे ज्यादा राहत की बात दरअसल बैंकों के लिए होने वाली है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक जिन्होंने कर्ज दे रखा है इस ग्रुप को, उनके लिए अच्छी खबर है। ताज जीवीके में तेजी देखने को मिल सकती है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज हमारा पुराना मजा हुआ खिलाड़ी को आज फिर टीम में शामिल किया और टिनप्लेट जो काफी समय से हमारी टीम में रह चुका है उसको डिपेंडेबल का दर्जा दिया। यहां से अभी और अच्छी तेजी होना बाकी है। फोर्टिस मल्हार में खबरों के दम पर तेजी देखने को मिल सकती है। टाटा मेटेलिक्स को अपनी टीम में शामिल किया है क्योंकि यहां पर भी देखिए टिन प्लेट ने अच्छे नतीजे पेश किए और टाटा स्पॉन्ज के नतीजे भी काफी अच्छे आए। तो टाटा स्टील की जो सब्सिडरीज हैं वहां पर नजर रखिएगा। डॉल्फिन ऑफशोर में तेजी देखने को मिल सकती है। ज्योजित बीएनपी फाइनेंशियल्स के नंबर्स दरअसल कल आने वाले हैं, तो यहां पर भी अच्छी रैली की उम्मीद है नतीजों से ठीक पहले। आज मेरी टीम पर डालिए, यहाँ पे कुछ 2-3 बिकवाली वाले शेयर्स हैं और लेकिन एमटेक ऑटो जिसका लिबर्टी ग्रुप के साथ एग्रीमेंट हुआ है एसेट सेल का, बहुत पॉजिटिव है। गोदरेज कंज्यूमर में सोसाइटी जनरल ने शेयर्स खरीदे हैं, वो पॉजिटिव है। लेकिन आइडिया सेलुलर के नेगेटिव है। रिलायंस जियो का नया ऐलान। जेके बैंक बेहतरीन नतीजे हैं, रिवाइवल है, वहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए खरीदारी करें। बालाजी टेली सिलेक्टर्स को लगता है कि एक बिल्कुल डार्क हॉर्स है, इसमें जबरदस्त तेजी यहाँ से आगे बनेगी, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। अशोक लेलैंड ने पहले तिमाही के दौरान मार्केट शेयर जो हासिल किया वो अब तक का सबसे ज्यादा है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। डिवीज लैब अगेन बहुत ही कमजोर नतीजे, इसलिए बिकवाली की सलाह होगी। लेकिन टाटा स्पॉन्ज बेहद शानदार नतीजे, तो वहाँ खरीदारी की सलाह होगी। दीपक नाइट्राइट में खरीदारी करिए क्योंकि यहाँ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने वाली है करीब $75 पर टन के हिसाब से जो चाइना से डंपिंग हो रही है। और साथ ही एमआरपीएल एक बार फिर निराश किया है, नतीजों के फ्रंट पे जीआरएम आधे से कम रह गया है, इसलिए यहाँ पे सेल कॉल होगी। एमआरपीएल, डीवीज ये सब आज 8-10% नीचे खुलने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हैं आज के एक्सीडेंट्स। और जेएन के बैंक आप देखिए करीब 8-10% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। जीवी के पावर यहाँ पर खबरें हैं कि कुछ एचएनआईज ने खरीदारी करी है, अब आप देखिए ये भी मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। और आईआईएफएल होल्डिंग्स के भी नंबर्स अच्छे थे। डीमार्ट के नतीजों के बाद आज इस शेयर की ओपनिंग कैसी होती है उस पर नजर रहेगी। थिरुमलाई, क्वेस, इन सब ने अच्छे नंबर्स पेश किए, तो यहाँ पर भी आज नजरें रहनी है। एसआरआई इंफ्रा यहाँ पर बहुत अच्छी तेजी के बाद जो नतीजे आए वो इतने उत्साहजनक नहीं है। परसिस्टेंट, कोलगेट, इन सब शेयरों पर नजर रहेगी। लेकिन जेएन के बैंक पूछते हैं सिमी से। सिमी, ये तो बेहतरीन गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत करने वाला है, चार्ट्स कैसे लगते हैं जेएन के बैंक के आपको?
जी हेमंत, चार्ट भी काफ़ी शानदार है। मुझे लगता है कि जे.एंड.के बैंक में एक सपोर्ट के आसपास है। ओवरऑल जो ट्रेंड है, आप ट्रेंड मेंटेन करता हुआ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है और ओवरऑल चार्ट एक मेजर सपोर्ट के आसपास है 82 का रेंज काफ़ी क्रूशियल होगा। जब तक ये स्टॉक 82 का रेंज होल्ड करता है, एक रिकवरी का सिग्नल एक्सपेक्ट कीजिए। 88 से 90 का इनिशियल टारगेट होगा। अगर इस रेंज को क्रॉस करके ये सस्टेन करेगा तो 94-95 का जो रिसेंट हाई लगाया था वो भी क्लियर करके आगे निकल जाएगा। 82 का स्टॉप लॉस होगा और आगे ऊपर में 90 का इनिशियल टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ओके, तो यह है जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर आपके लिए राय। स्टॉक आज 10% मजबूत दिख रहा है। एक और स्टॉक 12% मजबूत दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, जीवी के पावर। अविनाश, पौरुन जी की कंपनी ने खरीदा है ये शुक्रवार के सेशन में, क्या बात है, लेना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक अगर हम नंबर्स देखें तो अनिल जी अभी भी मुझे कोई बड़ा टर्न अराउंड दिख नहीं रहा है। हालांकि ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी इन्होंने फ्राइडे को ली है। मेरे ख्याल से आई थिंक एक आध दो क्वार्टर मैं तो वेट करना चाहूँगा जब तक अर्निंग्स की विजिबिलिटी आए, बैलेंस शीट डेट कम हो जाए। तो आई थिंक ओवरऑल ऐसे जो सस्ते शेयर है यहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी और रिकवरी के संकेत क्लियरली आने के बाद ही मैं निवेश करूँगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश बाइंग की राय मैं नहीं दूंगा। ओके, विजया बैंक इस पर नजर रहेगी। इसके जो GNPAs हैं वो 6.6% से बढ़कर 7.3% हो गए। टाटा स्पॉन्ज पर नजर रहेगी। टिन प्लेट के नंबर्स देखिए, पिछले हफ्ते अच्छे आए थे, उसके बाद टाटा स्पॉन्ज ने भी जो नंबर्स पेश किए हैं ओवर द वीकेंड वो अच्छे पेश किए हैं। तो ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर नजरें साफ तौर पर आज के दिन रहने वाली हैं। लेकिन ये बताइए कि गौरव, HDFC बैंक जिसके नतीजे आज आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, अब तक किस तरह की पोजीशंस बनी हैं, इस पर एक कॉल दीजिए। देखिए, इसमें अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस बने हैं। पिछले 2 सीरीज से इसमें रोलर्स भी लॉन्ग साइड में ही हो रहे हैं और मोमेंटम में काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे अगर ये 1710 इसका क्रूशियल लेवल है, 1710 अगर होल्ड करता है तो मुझे लगता है एक मोमेंटम इररिस्पेक्टिव आपका नतीजे आते हैं, मुझे लगता है सिर्फ अगर वो साइड में रख दिया जाए तो एक मोमेंटम इसको अच्छा लेके जा सकता है 1740 1750 के लिए। तो काफी बेहतरीन लग रहा है। 1710 अगर होल्ड करता है तो यहाँ पे इसको बाय करना चाहिए। इसमें आपका जो स्टॉप लॉस होगा 1698 का होगा। तो ये है HDFC बैंक पर आपके लिए राय। और इस बीच आप देखिए एमटेक ग्रुप के शेयर, एमटेक ऑटो 5% ऊपर दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। मेटलिस्ट फोर्जिंग ये 4% ऊपर दिख रहा है। कैस्टेक्स 3% ऊपर। JMT ऑटो ये तो 5 रुपये का, छोड़ दीजिए। तो ये कुछ एक शेयर हैं जो मजबूत दिख रहे हैं आज। एक और शेयर जो मजबूत दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में वो है डी मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट। थोड़ा सा मार्जिन कम आया, 0.5%, अदरवाइज तो नतीजे बहुत ही बेहतरीन है। और एवेन्यू सुपरमार्ट भी 2-2.5% मजबूत दिख रहा है। सिमी इसके चार्ट्स देखिए जरा, एवेन्यू सुपरमार्ट में क्या करना चाहिए। जिन लोगों के पास डिलीवरी पड़ी है IPO के ज़माने से, उनके लिए कोई एक बढ़िया सा पोजिशनल स्टॉप लॉस निकाल के दीजिए कि भाई इस लेवल के नीचे बंद हो तो ही आप अपनी डिलीवरी छोड़ें, अदरवाइज होल्ड करें। हाँ अनिल जी, हालांकि बहुत ही रिसेंट लिस्टिंग हुआ है, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, पर डेटा के बाद जब से लिस्टिंग हुआ है उसके बाद से ये स्टॉक अप ट्रेंड मेंटेन कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर कोई स्टॉप लॉस के लिए सोच रहा है तो 890 से 870 एक मेजर सपोर्ट एरिया होगा। जब तक ये स्टॉक उस रेंज को होल्ड करता है तब तक मुझे लगता है कि डिलीवरी पोजीशन होल्ड करना चाहिए। इनिशियल टारगेट होगा 950 954, इसी के आसपास इसका रिसेंट हाई बना है। 954 का लेवल क्रॉस करेगा तो 990 से 1010-20 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अच्छा रिजल्ट्स के बाद तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट करंट लेवल से 20 रुपया या 25 रुपया का स्टॉप लॉस के साथ 1010 का टारगेट लगा के खरीदारी करनी चाहिए। तो रखिए नज़र एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर। आज मार्जिन थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन ओवरऑल नंबर्स तो बढ़िया ही कहे जाएंगे। ल्यूपिन ये होगा स्टॉक टू वॉच, आज 2% मजबूती के साथ खुल रहा है। गोवा की यूनिट की अगर दिक्कतें सॉल्व होती हैं या फिर किसी दवा को अगर मंजूरी मिलती है US FDA से तो पॉजिटिव खबर मानी जाएगी। ये बताइए गौरव, किस तरह की शॉर्ट पोजीशन इस स्टॉक पर बनी हुई है अब तक, और अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो ये स्टॉक कहां तक ऊपर जा सकता है? क्योंकि प्रभुदास लियादर की रिपोर्ट्स में कुछ पढ़ रहा हूं अभी वो ये कह रहे हैं कि बड़े कॉम्प्लेक्स जाल जो US FDA का था उससे निकलने की कोशिश हो रही है। तो ये है स्टॉक जिस पर नजर होगी। बताइए आपका कॉल क्या है? देखिए, पहले अगर पोजीशंस की बात की जाए तो उसमें अग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनी है। यहाँ पे अग्रेसिव बनी थी शॉर्ट पोजीशंस, कवरिंग आ चुकी थी, थोड़े बहुत लॉन्ग्स बने हैं। अब अनवाइंडिंग का इसमें जोर ज्यादा है। और अगर क्रूशियल लेवल्स की बात की जाए तो मुझे लगता है 1185 एक
काफी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। जब तक ये पार नहीं होता है उसमें अपसाइड की बात नहीं कर सकते। अब वो 1185 1170 का स्टॉप लॉस होगा, 1225 से 1250 के इसमें आपको लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। लेकिन 1185 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाएगा तभी आपको अपसाइड देखने मिल सकती है, अदरवाइज फिर से रिट्रेसमेंट आपको वहां से देखने मिल सकते हैं। तो लुपिन डॉक्टर रेड्डीज ये तमाम शेयरों पर रखिएगा आज नज़र, यहाँ पर बड़ा एक्शन होने की पूरी संभावना नज़र आती है। इस बीच प्री ओपनिंग सेशन में और स्टॉक्स जो बड़े एक्शन में दिख रहे हैं और एक्चुअली रिजल्ट्स के लिहाज से बहुत सारे स्टॉक्स अब 7% नीचे खुलने के संकेत दे रहा है MRPL, इस पर नज़र रखिए। MRPL में डीवीज लेप 4% 5% नीचे खुलने के संकेत दे रहा है, यहाँ पर मार पड़ती हुई दिख रही है। सिंडिकेट बैंक मामूली सा कम, विजय बैंक नंबर्स खराब है लेकिन ऊपर खुलने के संकेत आ रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। विजय बैंक तो अब एफएनओ में रहा भी नहीं, खैर तो ये एक अलग बात है। IIFL होल्डिंग, इसके भी अच्छे नंबर्स आए हैं, 3% ये स्टॉक मजबूत दिख रहा है मुझे प्री ओपनिंग सेशन में। तिरुमलाई 8% मजबूत है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, जी हाँ ये एक और स्टॉक है जो 2-2.25% मजबूत दिख रहा है। अच्छे नतीजों के बाद यहाँ पर भी अच्छी तेजी होती हुई दिख रही है, तो ये स्टॉक एक और है जहाँ पर खरीदारी होती दिख रही है। इसी के चार्ट पर राय ले ली जाए। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी बेहद मजबूत चार्ट है। और बताएं सिमी 227-28 पर खुले तो क्या करें? देखिए अनिल जी, चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 227-28 के आसपास खुलेगा तो मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजीशंस फ्रेश एंट्री भी किया जा सकता है। पर फ्राइडे का जो हाई था 247-48 के आसपास, उसी हाई के आसपास एक हाई एक्सपेक्ट करेंगे। वो हाई क्रॉस करके आगे निकलेगा तो इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा, क्योंकि वो हाई काफ़ी ऊपर था और क्लोजिंग काफ़ी नीचे था। तो करेंटली 247 का ही टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और लॉन्ग पोजीशन जो एंट्री ले रहा है, अगर 228 के आसपास एंट्री लेना है तो 220 का एक स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंट पास में काफ़ी बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है। तो 220 के नीचे ये स्टॉक वापस खराब हो सकता है। तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज अच्छे नंबर्स, और उसके बाद साइरस पूनावाला के बेटे ने इसमें शेयर खरीदे हैं, वो रिपोर्टिंग हुई है। तो अगर ये वही है, दरअसल नामों में भी कई बार बदलाव गड़बड़ होती है, तो अब तक तो यही समझ में आ रहा है कि वही हैं। लेकिन क्या तेजी देखने को मिली है इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में। टिन प्लेट, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ये पिछले 8-10 दिन के स्टार परफॉर्मर्स रहे हैं। टिन प्लेट पर भी एक राय दे दीजिए, और टाटा स्पॉन्ज पर भी, क्योंकि टाटा स्पॉन्ज के नतीजे भी आए जल्दी से। बताइए सिमी, ये कैसा लग रहे हैं आपको दोनों स्टॉक्स? देखिए हेमंत, टीन प्लेट भी काफ़ी शानदार चार्ट है। मुझे लगता है करंट लेवल से बाई खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक एकदम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों पैरामीटर से पॉजिटिव सिग्नल ही दे रहा है। 160-165 का टारगेट इनिशियली होगा, और उसके बाद अगर ये सस्टेन करेगा तो धीरे धीरे 180 के आसपास जा सकता है। रहा सवाल टाटा मेटेलिक्स, टाटा स्पॉन्ज की, तो मुझे लगता है कि दोनों का चार्ट ही बेहतर है और पोजीशन होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि इसमें डिस्क्लेमर ये है कि ये दोनों स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में है और मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगी। चार्ट अच्छा है और रिजल्ट्स के बाद और अपर टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 900 के आसपास का टारगेट इनिशियली टाटा स्पॉन्ज के लिए मेरा है, और टाटा मेटेलिक ऑलरेडी 760 के आसपास है। मुझे लगता है कि 820 के आसपास ये जा सकता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में। ओके, तो ये है आपके लिए राय। इस बाजार की होती हुई शुरुआत, सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 18 अंक मजबूत, लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करते हुए बाजार। निफ्टी ने बनाया है नया रिकॉर्ड आज खुलते ही, और सेंसेक्स ने भी मेरे ख्याल से रिकॉर्ड बनाया है, मैं आपके सामने रखूंगा वो भी। लेकिन हाँ जी हाँ, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अब तक के उच्चतम स्तर छुए हैं। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी अब तक के उच्चतम स्तरों पर पहुंचा, तो पहली बार इतिहास में 24,300 के पार पहुंचा है बैंक निफ्टी। 32,131 के पुराने हाई को सेंसेक्स ने पार किया है, और सेंसेक्स ने 32,135 का 4 पॉइंट से सही लेकिन नया हाई बनाया है। और निफ्टी ने 9,928 का 17 जुलाई का जो हाई था उसके पार निकलकर 9,939 का नया हाई बनाया। तो एक बार खुलते ही नए हाईज बनाए और उसके बाद शांत शुरुआत होती हुई दिख रही है। 65 अंक मजबूत है, सेंसेक्स 10 अंक मजबूत है, निफ्टी 25 अंक मजबूत है, मिड कैप इंडेक्स और बैंक निफ्टी एकदम शांत कारोबार करता हुआ दिख रहा है। कौन से स्टॉक्स हैं एक्शन में वो बता दूं आपको। लुपिन 3.25% का बड़ा उछाल आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। गोवा प्लांट को लेकर जो अच्छी खबरें आई है। विप्रो 1.5% मजबूत है, बायबैक की तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। BPCL यहाँ पर मजबूती है 0.5% की। रिलायंस 1600 के लेवल को छूता हुआ
ये स्टॉक भी रिकॉर्ड पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 3 स्टॉक हैं जो मजबूती देते हुए निफ्टी को। आइए कमजोर शेयरों का जिक्र कर ले। भारतीय इंफ्राटेल आज नतीजे पेश करेगा, 1.5% कमजोर है। इंडसइंड बैंक में 0.5% का नुकसान और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी 0.5% कमजोर। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कमजोर है। वायदा कारोबार में गिरने वाले शेयरों में सबसे आगे है श्रेय इंफ्रा, नया खिलाड़ी जो लिस्ट होने के बाद ही वायदा कारोबार में लिस्ट होने के बाद लगातार तेजी दिखा रहा था, लेकिन नतीजों के बाद 7% फिसलता हुआ। 4% कमजोर है डिवीज लैब। एमआरपीएल 4% कमजोर, उतना नहीं गिरा जितना आशंका थी। आइडिया 2.5% नीचे। तो ये स्टॉक्स हैं जो दबाव बनाते हुए आज वायदा कारोबार में मजबूत क्या है। लुपिन 2.5%, टोरेंट फार्मा 1.5%, विप्रो 1.5%, जीएमआर इंफ्रा बैन में है लेकिन 1.5-2% मजबूत। जीवीके का साइड इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर। ये स्टॉक्स तेजी के साथ शुरुआत करते हुए। बाजार शांत है, बहुत तेजी नहीं है, लेकिन फिर भी सारे इंडेक्स हरे निशान में बने रहने में कामयाब, रिकॉर्ड बनाने के बाद। बिल्कुल, और न सिर्फ आइडिया, आप देखिए भारतीय एयरटेल, भारतीय इंफ्राटेल में भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो टेलीकॉम शेयर दूसरे दिन पिटते हुए दिख रहे हैं। ल्यूपिन ये स्टॉक ऑफ द मोमेंट, सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर एफएनओ में यही है। 2.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। गोवा से रिलेटेड यूएसएफडीए की जो खबरें आई हैं उसका फायदा इस स्टॉक को मिलता हुआ। जस्ट डायल आज बोर्ड बैठक है बायबैक को लेकर। तो पिछले हफ्ते जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया था तब एक शॉर्ट कवरिंग हुई थी, और आज देखना होगा इस बायबैक में कितना बड़ा बायबैक होता है, किस भाव पर होता है और होता भी है कि नहीं, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड इनका थोड़ा सा शेडी रहा है। तो नजर रखिएगा। लेकिन इस स्टॉक पर खबरों के दम पर एचपीसीएल में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही फोर्टिस जैसे स्टॉक्स भी खबरों के दम पर अच्छा उछाल दिखाने में कामयाब। जीएमआर इंफ्रा पर भी नजर रखिएगा। जीवीके के साथ साइड इफेक्ट्स आप कह सकते हैं, यहाँ पर भी अच्छी तेजी होती हुई नजर आ रही है। और जेपी एसोसिएट्स, इसमें तो क्या रैली है आज भी, देखिए 3% मजबूत। बिल्कुल, तो लगातार नॉन स्टॉप लगभग दुगुना होता हुआ 14 रुपए के लेवल से जब से हम कह रहे हैं वहाँ से 28 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक हैं जो भरपूर एक्शन में आपको दिखेंगे इस वक्त, और इन्हीं एक्शन वाले स्टॉक्स पर अब फोकस किया जाए। एमआरपीएल इंटरेस्टिंग दिखा रहा है, जहाँ खुला वहीं पर बॉटम होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि निचले स्तरों पर लोग खरीदना भी चाहते हैं, क्योंकि देखिए नहीं मुश्किल, अच्छा खुला ज़्यादा नीचे नहीं है। ओके, 115 के आसपास है। फटाफट गौरव इस पर राय दें आप, 115 के आसपास क्या ट्रेड होगा इसमें? एमआरपीएल की अगर बात कीजिए तो मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादा आपको गिरावट देखने नहीं मिलेगी। आप 2% का स्टॉप लॉस लगा के कर सकते हैं। ऊपर में आपको वापस से रिटेस्ट करने मिल सकते हैं 125-26 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। शायद ये एक्सपायरी में ना हो, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट सीरीज तक आपको देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट यहाँ से देखने नहीं मिल रही है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, हम कह रहे थे इस पर नजर रखिए। देखिए अब 7% की मजबूती देखने को मिल रही है। टिन प्लेट 2.5-3% मजबूत। तो पिछले हफ्ते जो तेजी बनी थी वो और आगे बढ़ती हुई। तो इस शेयर में अब जो खबरें आ रही हैं कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट खरीदारी कर रहे हैं, इस पर रखिएगा नजर। अच्छा, आज सारी पिटी हुई कंपनियों के लिए अच्छे दिन हैं। जेएमटी ऑटो अब पता नहीं वो डील हो जाती है तो फिर किस वैल्यूएशन पर होगी, कितना कर्ज घटेगा, ये सब खबरें तो हैं। एमटेक ऑटो, मेटलिस्ट, ये सब 5% के आसपास के सर्किट लगाने में कामयाब। टाटा स्पॉन्ज में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है खबरों के दम पर। श्री रेणुका शुगर, इस पर एक राय लेना चाहता हूं सिमी आपसे। पिछला हफ्ता भी इस शेयर के लिए काफी अच्छा था, अलग अलग रूमर्स चल रहे हैं। पता नहीं ये कंपनी भी बड़े डेट में के नीचे दबी हुई है, मुश्किल दिन रहे हैं इसके लिए भी, लेकिन स्टॉक तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऊपर में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? जिनके पास शेयर हो क्या करें, बताइए। देखिए हेमंत, एक टारगेट मेरा नज़र में है, वो है 20.50 रुपया 50 पैसा से 22 रुपया। ये रेंज बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है। उसके आसपास जाके ये कैसे बिहेव करता है वो देखना पड़ेगा। फिलहाल का जो हालात है, मौजूदा हालात में मैं सिर्फ 22 तक का ही टारगेट देख रही हूँ। वो भी पूरा मेजर सप्लाई एरिया है, 20 रुपया 50 पैसा से 22 रुपया। वो क्रॉस करने के बाद 25-26 तक का भी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये है श्री रेणुका पर आपके लिए राय इस वक्त। एक और स्टॉक जो बड़ा एक्शन में आता दिख रहा है, एचपीसीएल। इस पर नजर रखिए। स्टॉक में 1.5-2% की मजबूती है, और जो उस समय खबरें चल रही थी कि जब ओएनजीसी एचपीसीएल में सरकार की हिस्सेदारी खरीदेगी तो किस भाव पर खरीदेगी, इसका वैल्यूएशन क्या होगा, उसका वैल्यूएशन नहीं करवाया जाएगा। लेकिन आज जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये आ रही है कि इसका वैल्यूएशन करवाया जाएगा, और वो वैल्यूएशन की राय डाइवेस्टमेंट्स मिनिस्ट्री को दी जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो हेमंत, एचपीसीएल के लिए 375 तो वैल्यूएशन नहीं हो सकता। ये बात तो सही है ना, वैल्यूएशन तो होगा तो फिर दमदार होगा, क्योंकि सरकार को पैसा भी चाहिए ना। हाँ, तो अच्छा, हाँ, ऊंचे भाव पर ऊंचा वैल्यूएशन, ज्यादा पैसा। ये भी लॉजिक है। लॉजिक तो परफेक्ट है एकदम। अविनाश, अगर एचपीसीएल के एसेट्स, उसका बिजनेस ये देखें, और
वैसे देखा जाए तो सरकार को 51% बेचनी है, ऐसे 51% तो स्ट्रेटेजिक होता है। अगर स्ट्रेटेजिक बिकना है तो फिर इस भाव में क्यों बिकेगा, तो गुंजाइश तो है ना। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट ये पॉइंट पहले भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने कही थी, और अगर वैल्यूएशन डेफिनेटली इंट्रिंसिक वैल्यू पे होता है तो करंट प्राइस से तो डेफिनेटली अच्छी प्रीमियम पे होगा, और ये डेफिनेटली फायदेमंद गवर्नमेंट को ही होगा, बिकॉज ये अगर 51% अच्छे वैल्यूएशन पे होता है तो ओएनजीसी को डेफिनेटली थोड़ा बहुत झटका लगेगा, क्योंकि उनको प्रीमियम देना पड़ेगा। बट क्लियरली ओवरऑल एचपीसीएल के शेयर होल्डर्स के लिए, स्पेशली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात रहेगी, और इसी कारण शायद आज स्टॉक थोड़ी सी तेजी सुबह दिखा रहा है। तो इसीलिए देखिए तेजी हो रही है। दरअसल एचपीसीएल, बीपीसीएल के लिए अच्छी खबर है ये भी कि गोल्डमैन सैक्स ने फोकस लिस्ट में शामिल किया है और उन्होंने भी एग्रेसिव लेवल्स दिए हैं। तो ये पूरा का पूरा स्पेस जो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था आज थोड़ा उठता हुआ नजर आ रहा है। थिरुमलाई केमिकल्स, सिमी, इसके चार्ट्स देखकर बताइए, इसने भी गजब का रिटर्न्स दिया है। पिछले 1-1.5 साल का चार्ट देखेंगे और नंबर्स भी देखिए बहुत ही जबरदस्त आए हैं। ओवर द वीकेंड जो नंबर्स आए वो उत्साहजनक थे और इसी के चलते 130 रुपए देखिए खुलते ही शेयर भाग गया। अब यहाँ से पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए क्या व्यू है, जिनके पास शेयर हैं उनको क्या करना चाहिए? हेमंत, मेरा चार्ट में 1150 तक का टारगेट आ रहा था, पर वो टारगेट अभी ऑलरेडी अचीव कर चुका है। करंट लेवल पर कोई भी लॉन्ग पोजीशन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रिस्की होगा, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। 1150 या 1140 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया जा सकता है पोजीशन, और टारगेट 1250-60 का ही एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि 1190 के आसपास है। अब यहाँ से थोड़ा सा और जाएगा तो 1250 तक का टारगेट तो मिनिमम आना चाहिए। 1150 के नीचे मेंटेन करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। ओके, लेकिन एक और एचपीसीएल की जब हम बात करें, एक और बीएमएल मेरे ख्याल से शुक्रवार का स्टॉक था जो काफ़ी एक्शन में आता हुआ दिखा। हाँ, ओ बीएमएल आज थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन यहाँ पर भी सरकार वही एक्शन लेने की तैयारी में कि अब स्ट्रेटेजिक सेल जो उन्हें करनी है उसके लिए और काम तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये खबरें शुक्रवार मेरे ख्याल से दोपहर के बाद आती हुई दिखी थी। सरकार जो आप कह रहे हैं पॉइंट वो एकदम परफेक्ट है, मतलब पैसा जुटाने की जल्दबाजी में और जहाँ से जैसे मिल सके वो पैसा जुटाने के चक्कर में। तो बीएमएल एक और स्टॉक है जो नज़र में रखना चाहिए। लेकिन निवेश के लिए आज से अविनाश, क्या आपको लगता है कि 1575 में भी एक अच्छा लेवल है कि यहाँ पैसा लगाया जा सकता है? नहीं, अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू है तो अनिल जी डेफिनेटली इवन 1500 के करीब खरीदा जा सकता है, क्योंकि आपने सही कहा, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लाने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपना इंटेंट मेंशन किया है, और ये अगर होता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इस प्राइस से थोड़ी सी प्रीमियम पे ही स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को स्टेक दिया जाएगा। तो ओवरऑल आई थिंक अगर नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स का व्यू ले तो मेरे ख्याल से बीएमएल डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो बीएमएल अच्छा विकल्प है। लॉन्ग देखिए, इसमें डील तो होनी है, अब कब होनी है, किस भाव पर होनी है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर सरकार हिस्सेदारी बेचना चाहती है और सरकार ने एक्सचेंजेस को काफी दिनों पहले सूचना दे दी थी और अब खबरें आ रही हैं कि हिस्सेदारी जल्द बिक सकती है। रिकॉर्ड स्तर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक, और देखिए क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। 1600 का भाव रिलायंस इंडस्ट्रीज पर हासिल हो चुका है और ये वो स्टॉक है जो बाजार को भी सहारा देने का काम कर रहा है। आज फिर से देखिए, शुक्रवार को भी सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला एकमात्र स्टॉक अगर कोई था वो रिलायंस का था। और आप सब जानते ही हैं खबरें, तो जो नया फोन लॉन्च किया है उसको लेकर ब्रोकरेज हाउसेस काफी उत्साहित हैं और 1710 का टारगेट सीएलएसए ने दिया है। और सीएलएसए पहला ब्रोकरेज हाउस था जिसकी नजर इस एजीएम पर थी। जब एजीएम की तारीख भी नहीं आई थी ना, तब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखकर ये कहा था कि ये एजीएम सबसे महत्वपूर्ण एजीएम होने वाली, और आप देखिए क्या बोनस निकल कर आया। तो इसलिए हम रिलायंस पर अगर किसी एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं तो वो सीएलएसए की दूरदर्शी है, तवज्जो देते हैं। जी हाँ, दूरदर्शी है। अच्छा, अब क्या व्यू बन रहा है ये बताइए। जो टारगेट इनका दिया, इन्होंने जितने टारगेट दिए सब हासिल हुए हैं, ये तो मैंने देखा है, आपने भी ट्रैक रिकॉर्ड आपने इसका देखा होगा। कैसा लगता है रिलायंस इन लेवल्स पर? नहीं, मेरे ख्याल से अगर नेक्स्ट 12 से 18 महीने का व्यू ले तो हमको लग रहा है कि जियो को लेके डेफिनेटली अभी एक्साइटमेंट और बढ़ेगा। अगस्त 24 के बाद प्री बुकिंग शुरुआत होगी, तो मेरे ख्याल से सेकंड हाफ ऑफ FY18 में हमको लग रहा है कि और कस्टमर एडिशन और आरपू ग्रोथ रिलायंस को अपने जियो बिजनेस में देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आई थिंक कोई भी गिरावट अगर आती है तो मेरे ख्याल से खरीदने का मौका समझना चाहिए। रिलायंस में बोनस अनाउंस किया है तो एक्स बोनस के बाद भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है फॉर द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स। लेकिन एक स्टॉक जो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी, हाँ सॉरी मैं देता हूं। असीम आवाज से चैनल दरअसल आप देखें, हालांकि आप सबको पता है लेकिन फिर भी देना हमारा कर्तव्य है। वो टीवी 18 नेटवर्क 18 के पास है और उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अनिल जी बताइए। बिल्कुल, एक और स्टॉक जो बड़ा तेजी से कमजोर हो रहा है, एशियन पेंट्स, मतलब तेजी से इन द सेंस कि प्राइस के हिसाब से नहीं, वॉल्यूम के हिसाब से। कल मेरे ख्याल से एशियन पेंट्स के नतीजे, हाँ कल है, और उससे पहले 6% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है
और स्टॉक मजबूत बाजार में 1% पौन % नीचे कारोबार कर रहा है, इसका मतलब क्लियर कट शॉर्ट्स बन रहे हैं आज के सेशन में। देखिए गैप से ही खुला है और गैप से खुलने के बाद भी लगातार वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नतीजों के पहले गौरव, एफएनओ ट्रेडर्स का शॉर्ट है एशियन पेंट्स? मैं नहीं समझता हूँ। नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपका 1130 1135 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से अगर किसी को 10 रुपए के लिए अगर प्ले करना है तो 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, 10 रुपीज़ का टारगेट वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल एक ट्रेड नहीं है। किसी को अगर बाय करना है तो 1170 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 1170 के ऊपर बाय कीजिए और 1135 के नीचे इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, और आपके पास इसके लिए कोई लॉजिक है सर? बताइए, आप तो ट्रैक करते हैं दोनों कंपनियों को, इसको भी और तिरुमलाई को भी आप कह रहे थे अभी ब्रेक में। नहीं, इनफैक्ट अभी हाल ही में आपने कहा कि तिरुमलाई केमिकल्स के नंबर काफ़ी अच्छे आ गए। ये बेसिकली एशियन पेंट्स के लिए काफ़ी क्रिटिकल रॉ मटेरियल बनाते हैं जिसका नाम है थाइलिक एनहाइड्राइड। मेरे ख्याल से 65% प्रॉफिट तिरुमलाई का बढ़ा है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये हो गया कि थोड़ा मार्जिन प्रेशर एशियन पेंट्स को जरूर इस क्वार्टर में आ सकता है, तो शायद इस कारण नतीजे भी है। क्रूड भी मजबूत है इस क्वार्टर में। क्रूड भी मजबूत है, तो आई थिंक मार्केट शायद ये अंदाजा लगा रही है कि अगर रॉ मटेरियल सप्लायर अच्छा प्रॉफिट दिखाता है तो इसको कितना पास थ्रू एशियन पेंट्स ने किया है। अविनाश जी की रिसर्च को मान रहे हैं और रिसर्च जबरदस्त। वो एक का फायदा तो दूसरे का नुकसान। मुश्किल वाला नाम जो लिया था, कौन सा केमिकल वो वापस बताइए? वो थाइलिक एनहाइड्राइड। थाइलिक एनहाइड्राइड मुश्किल है हमारे लिए, थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए अविनाश जी की जरूरत हमें पड़ती है। तो देखिए एशियन पेंट्स पर नजर रखिएगा। दूसरा, जीएसटी के पहले किस तरह का इन्वेंट्री वगैरह निकाली है, तो मार्जिन्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी लोग कंपनी ने, अब इन्होंने की नहीं की, क्योंकि देखिए जो अब तक जो रिजल्ट्स आए कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स में, उनमें सब में मार्जिन में बड़ा हिट है। तो एशियन पेंट्स में जिस तरह की पोजीशन बनी, थोड़ा सावधान रहे। दिक्कत की बात तो इनके लिए वो भी होने वाली है ना अनिल, कि भाई इन्होंने भी तो चैनल इन्वेंट्री क्लियर की होगी, सबने की है, तो वो तो इम्पैक्ट देखने को मिल ही रहा है सारी कंपनी। ऊपर से एक तो रॉ मटेरियल कॉस्ट और दूसरा जीएसटी से पहले और क्रूड मजबूत, तो 3 फैक्टर है जो एशियन पेंट्स के लिए थोड़ा सावधानी की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन मजबूती की ओर इशारा जिस तरफ होता दिख रहा है फॉर ए चेंज। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था हेमंत सुबह कि बैंक निफ्टी शायद उतना मजबूती के साथ न बढ़े, लेकिन फॉर ए चेंज और फॉर माई सरप्राइज सरकारी बैंक धीमे धीमे मजबूत होते दिख रहे हैं। और सबसे मजबूत जो मुझे सरकारी बैंक होता दिख रहा है वो है इलाहाबाद बैंक। अगर आपकी लिस्ट में है, पता लगा सकेंगे रिजल्ट कब आने वाले हैं, क्योंकि इलाहाबाद बैंक में देखिए तेजी की तरफ सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर किसी एक स्टॉक में बन रहा है तो वो इलाहाबाद बैंक में बन रहा है। 4% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हो चुका है और स्टॉक 1.5-2% मजबूत है। जमकर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। 6 लाख शेयर जुड़ चुके हैं। सिमी बताएं इसके चार्ट्स, खरीदेंगे आप 74 रुपए के आसपास? जी बिल्कुल खरीदेंगे, क्योंकि ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट देने वाला है। 73-73.50 ये एक क्रूशियल सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस था पहले, और अभी जब ये स्टॉक क्रॉस कर रहा है वो रेंज तो हार्डल मतलब सपोर्ट बन जाएगा। अब 73 के ऊपर जब ये स्टॉक मेंटेन करेगा तब मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट 77 से 78 आना चाहिए। एक ब्रेकआउट का इंतजार में थे एक्चुअली अनिल जी लास्ट वीक से, और अभी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो ब्रेकआउट आ रहा है, थोड़ा बहुत बाइंग के साथ जो ब्रेकआउट आ रहा है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट 76 से 78 का ही भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 73 एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया था लास्ट वीक का, अभी क्रॉस कर रहा है, मतलब मेजर ब्रेकआउट हो रहा है चार्ट में। चलिए, तो नजर रखिए इलाहाबाद बैंक पर, और देखता हूँ रिपोर्ट्स तो मेरे को दिख नहीं रहे अभी नंबर्स कब है, लेकिन अच्छी तेजी दिखा रहा है, बात सही है। जेपी ग्रुप के सारे स्टॉक्स, जेपी पावर देखिए 16% ऊपर, अच्छा 10 रुपए से आज लग रहा है कि खराब क्वालिटी के या फिर कहें डेट जिन्होंने हैवी ले रखा है उन्हीं कंपनियों का दिन है। गैमन इंफ्रा जैसे स्टॉक्स 6% भागते हुए, तो सारे जो शेयर रेणुका तो देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाई रहा है। जेएमटी जो पूरा ग्रुप है वही आज अच्छा तेजी दिखा रहा है। अच्छा, इलाहाबाद बैंक, और इसके साथ मेरे को एक बात समझ में आती है कि अगर ये सारी देखिए कंपनियां हैं जो अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही हैं, उससे फायदा तो देखिए बैंकों को होने वाला है। सही बात है। आज वो पता नहीं खबर कितनी सच है, इस चक्कर में तो नहीं बढ़ रही है एमटेक वाली, मैं वही कह रहा हूँ, पता नहीं खबर कितनी सच है कि एमटेक ग्रुप का ही देखिए ना 32 बैंकों का पैसा इन्होंने ले रखा है और वो भी 26,000 करोड़ के आसपास ले रखा है। तो वापस मिलेगा तो सबको मिलेगा, देखा जाए तो। केक कटेगा सब में बटेगा, कटेगा सब में। वो जी कट जाए। इसी चक्कर में ये बढ़ रहे हैं, क्या चक्कर है? ऐसा लग तो रहा है क्योंकि ये 12 अकाउंट में से नाम है, और होपफुली अगर ये पैसा वापस आता है तो पीएसयू बैंक्स डेफिनेटली मेजर बेनिफिशियरीज रहेंगे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ये एनपीएस को अपनी बुक्स में प्रोविजन कर दी है। तो मेरे ख्याल से जो पीएसयू बैंक्स है जैसे इलाहाबाद बैंक है, एसबीआई है, यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपोजर एमटेक ग्रुप का है। तो ये डेफिनेटली ऐसा लग रहा है मार्केट्स को कि शायद ये सारे डेट लेडन कंपनी से पैसा वापस आएगा। तो एक बार बता दूं कौन कौन से बैंक हैं। यूको, आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस, आईसीआईसीआई
और SBI इन बैंकों का कर्जा दिया हुआ था इस ग्रुप को, और ये ग्रुप देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है इन खबरों के चलते कि लिबर्टी हाउस जो है वो शायद यहाँ पर स्टेक खरीद लिया। पता नहीं है खबरें कितनी सच हैं, लेकिन ये शेयर इसी खबर के ऊपर ही दरअसल आज मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव, बाटा इसकी बात करता हूँ, पिछले हफ्ते अनिल के रडार पर था ये स्टॉक और आज भी देखिए 1.5% मेरे रडार पे आने वाला था। आपने एकदम सही वक्त पकड़ा है, बताइए। अच्छा, खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में वो भी छपी हैं कि भाई इनकी जो लैंड बैंक है उसको बेच सकते हैं। पता नहीं, कई सालों से वो चल रहा है, अगर बिक जाए तो अच्छी बात है, लेकिन स्टॉक तो मजबूत है 2% ऊपर। बताइए बाटा कैसे ट्रेड करेंगे इसे? बाय कर सकते हैं, 610 का इसमें लक्ष्य होगा, 5 का स्टॉप लॉस होगा। इसमें जो रेजिस्टेंस के आसपास है थोड़ा सा 1-2 रुपए ऊपर लेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे प्रीएम्प्ट करेंगे तो मुझे लगता है आपको मौका मिल जाएगा, यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। आपने क्या बोला था, कितना बढ़ सकता है? जब हम लोगों की पिछले हफ्ते बात हुई थी, मेरा अंदाजा है कि करीबन 100 रुपए की तेजी बननी चाहिए लैंड अगर बिक गई है, ये अगर खबर सही है। हाँ, 570 के आसपास से मैं सोचता था, यानी कि अभी भी 75 रुपए की तेजी और बन सकती है। अगर ये जमीन का सेल हो गया। एक्चुअली हेमंत, मैं बताऊं फ्रेंकली, मुझे नहीं पता कि ये किस खबर पर बढ़ सकता है, लेकिन मेरा व्यू जो है वो फंडामेंटल व्यू है। नहीं, वो फंडामेंटली वो स्टेक्स वो सेल होगा तो पैसा आएगा तो फंडामेंटली चेंज होंगे। बिल्कुल, तो इस पर नजर रखिए। और सबसे बढ़िया बात ये हुई कि इसने शुक्रवार के हाईज निकाले। एक बार एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए बाटा का, उससे अंदाजा लगेगा कि किस तरह से वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है ये स्टॉक। हालांकि आज ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा कम भले ही हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली आप इस लिहाज से देखिए कि पिछले हफ्ते का ये चार्ट है 7 दिन का। देखिए 7 दिन का, इसका मतलब वही है जो 590 के ऊपर जो ये निकला है, ये हाई लेवल्स क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक पर नजर रखिए, एक्शन बड़ा होता हुआ। ऐसा या इंफ्रा लेकिन तेजी से गिर रहा है। एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं। सिमी बताइए, वन वे रैली, नंबर्स कमजोर और आज फिसला है, कहां तक फिसल सकता है, क्या राय? एक सपोर्ट इसका 130 के आसपास है। ये सपोर्ट अगर टूट जाएगा तो 124 तक ये स्टॉक फिसल सकता है। अभी कहाँ पे है मालूम नहीं है, पर 124 मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। 124, 123, हाँ, यहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके, तो अभी भी यहाँ से मजबूती। एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट वाला मामला है, ये ट्रेडिंग के लिहाज से ये सही। जो लोग ने तेजी कर ली थी ज्यादा, वही जरूरत से ज्यादा हो गई थी इतनी वन वे। और इसमें एक और चीज है हेमंत, नतीजे के साथ साथ लोगों को वो बहुत बड़े अंदाजे लग रहे थे कि कुछ और कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हो सकते हैं, कुछ मर्जर डीमर्जर टाइप की कोई खबरें, ऐसा वो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो एक दूसरा झटका है जिसकी वजह से ये स्टॉक इस तरह से तेजी से फिसले। तो सेंचुरी मार चुका है सेंसेक्स, नया हाई। एक मिनट ये देखना जरूरी है, 32,135 क्या यह नया लाइफ टाइम हाई है? क्योंकि अभी अभी मेरी नज़र पड़ी है सेंसेक्स, मैं बता दूं आपको 32,140 जी हाँ ये हाई बनाया। तो शुरुआती थोड़ी सी लड़खड़ाहट जो हुई, उसके बाद लोगों ने फिर से खरीदारी शुरू कर दी है। 9,940 पर निफ्टी है, 9,942 लाइफ टाइम हाई। तो लाइफ टाइम हाई जो शुरुआती मिनट में बना था वो पार हुआ है। बैंक निफ्टी यहाँ पर देखिए 24,356 और वहीं पर तो पूरा बाजार इस वक्त लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक और बैंक जो बड़ी तेजी से ऊपर आ रहा है, बैंक ऑफ इंडिया, इसके चार्ट देखिए सिमी, क्या यहां पर भी मौका है खरीदारी करने का? क्योंकि इलाहाबाद बैंक के बाद अगर सबसे दमदार पोजीशंस कहीं बनती दिख रही है वायदा कारोबार में, तो वो है 0.25% की तेजी के साथ बैंक ऑफ इंडिया में, और 3% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है लगभग 5.5 लाख शेयरों से। बताइए चार्ट पर अपनी राय। जी बिल्कुल अनिल जी, मुझे लगता है कि 155, 156 यही एक सपोर्ट था जो अभी सपोर्ट हो जाएगा। जो पहले लास्ट वीक वो जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ब्रेकआउट आया है 158 के आसपास है। मुझे लगता है कि करंट लेवल पर भी लॉन्ग जा सकते हैं क्योंकि टारगेट काफ़ी बड़ा आ रहा है। मुझे लगता है कि एक पोजिशनल ट्रेड अगर लेंगे तो 164 से 166 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया में भी खरीदारी करनी चाहिए। ब्रेकआउट जबरदस्त आया है 156 के ऊपर, तो अकॉर्डिंगली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए 155 या 154 के नीचे। टारगेट 164 से 65 का मिनिमम आ रहा है। मारता हुआ सेंसेक्स भी, और इसका श्रेय एक अगर सेक्टर को देना होगा तो वो बैंक निफ्टी को ही देना होगा 100 पॉइंट ऊपर। और देखिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर ये खबर सही है लिबर्टी ग्रुप वाली, एमटेक वाली, तो फिर आज बैंकों में तेजी होगी, और वो देखिए हो रही है। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओबीसी, यूनियन बैंक, इवन येस बैंक, इसके भी नंबर्स इस हफ्ते आने वाले हैं। सारे के सारे शेयर, इवन एसबीआई देखिए मजबूती की तरफ भागता हुआ, आईडीबीआई बैंक ने भी ध्यान रखिएगा, इनको कर्ज दिया है, वो शेयर भी मजबूती की तरफ दौड़ लगाता हुआ। सर पीएसयू बैंक में आपके टॉप पिक बताइए एक दो जो आपको लगता हो लोगों को खरीद कर रखने चाहिए।
नहीं, मेरे ख्याल से फ्रंट लाइन में एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा मैं पसंद करूंगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग के लिए भी जगह है। एसबीआई का जो लाइफ का जो आईपीओ है वहाँ पे भी हम समझते हैं कि वहाँ पे भी वैल्यू आएगी, बट एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में ज़रूर खरीदारी इवन एट द करंट लेवल्स की जा सकती है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये खरीदारी करें आप। और इस बीच रिलायंस देखिए 1600 के पार निकलकर टिकता हुआ दिख रहा है, तो निफ्टी में मजबूती देने का सबसे ज़्यादा काम अगर किसी एक स्टॉक की तरफ से हो रहा है मेरे ख्याल से तो वो रिलायंस, ये वेटेज के लिहाज से अगर आप देखें तो। और अब बैंक्स देखिए, येस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये टॉप 2 गेनर हो गए। विप्रो 1.5% मजबूत है, चौतरफा खरीदारी होती दिख रही है। ऐसा नहीं कि कोई एक आध सेक्टर या एक आध स्टॉक ही बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी बीच आशीष हमारे जो रिसर्च हेड हैं वो भेज रहे हैं कि हमने 99 रुपए पर जैकपॉट बताया था स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, और आप देखिए क्या दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ ये सारे के सारे स्टॉक। अच्छा ये तो वो तो छोड़िए, चलिए 90 में बताया वो तो अलग है, लेकिन स्टॉक भागा कहाँ से और कब से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मैं बता दूं आप लोगों को, एक्चुअली है ना, ये बहुत सारे लोग उन्हें लगता है कि 8 से 10 देख लिया चैनल मतलब काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे दिन भर अगर आप CNBC से आवाज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना फायदा। और खास तौर से 1:30 से 2 बजे के बीच में नो योर कंपनी जरूर देखिए। जिन लोगों को क्वालिटी काम करना है, अच्छे स्टॉक्स लेने हैं, फंडामेंटली मजबूत लेने हैं, पिछले 15 दिन का चार्ट दिखाइए। मेरे ख्याल से 15 दिन पहले ही नो योर कंपनी फर्म ग्राउंड किया था आशीष उन कंपनी में जाकर इसका इंटरव्यू। आप ध्यान रखिए, आशीष बहुत कम निकलते हैं ऑफिस से बाहर। वो गए उस कंपनी का जो उन्होंने इंटरव्यू किया पूरा, और उसके बाद जो इस स्टॉक में एक्शन वहां से शुरू हुआ, और उसके बाद लोगों को समझ में आया कि ये कंपनी क्या है। सही बात है। तब जो खरीदारी, एक महीने में 60% के रिटर्न कौन से शेयर ने कमा कर दिए लोगों को, कितने साल लग जाते हैं, वो भी क्वालिटी स्टॉक। अरे कितने साल की बात बता दूं, साल की अगर आप बात करें तो पिछले 5 साल से देवेन भाई हैं लगातार स्टरलाइट टेक्नोलॉजी रिकमेंड करते हैं। फंडामेंटल उनकी जगह वो बहुत सही है, और वो तो बहुत नीचे से 40 रुपए से रिकमेंड करते हैं। अब स्टॉक कब चलता है पता नहीं, 40 वाला आज 240 भी है, लेकिन जो ट्रिगर आया है वो तो आशीष के कंपनी से आया है। बिल्कुल है ना। तो फिर आप समझ जाइए कि आपको क्या देखना चाहिए। CNBC आवाज दिन भर चिपक के, ये हमारा एक नया टैगलाइन है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। चलिए वो स्टॉक से एक और स्टॉक हेमंत जो आता दिख रहा है रडार पर, मेरे ख्याल से FNO में बैंक ऑफ इंडिया का हमने जिक्र किया था शायद, बैंक ऑफ PNB एक और शेयर है। PNB में एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है, 2% PNB बढ़ा। एक्चुअली सारे PSU बैंक आ रहे हैं रडार पर। अब PNB 162 पर, गौरव अपनी राय दे फटाफट। 3% ये भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? यहाँ पे आप 166, 167 के लिए प्ले कर सकते हैं। 159 का स्टॉप लॉस होगा। ज्यादा अग्रेसिव इसमें नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया जैसे थोड़ा कुछ देर पहले बात की थी वो बेटर लग रहा है, लेकिन अगर किसी को PNB करना है तो 2 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। अविनाश जी, मैं आपका भी एक देख रहा था कि आपको एक IPO भी पसंद है, बताइए अपनी राय उस पर। कौन सा? इनफैक्ट ये एक SME IPO है। कंपनी का नाम है टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। इनफैक्ट लॉजिस्टिक प्लेयर है और रीजनेबली बड़ा प्लेयर है। इनफैक्ट टॉप लाइन करीबन 200-220 करोड़ है, प्रॉफिट करीबन 8-10 करोड़ है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि IPO काफी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है, अराउंड 45 रुपीज। और अगर निवेशकों को अगर कोई सस्ती लॉजिस्टिक कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो ये IPO डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प है। IPO कल खुलेगा और मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली एक्शन में रहना चाहिए। ओके, ये टोटल ट्रांसपोर्ट SME वाले में कितना कुछ बड़ा एप्लीकेशन लगाना पड़ता है ना, उसमें कुछ ऐसा 10 लाख का नहीं, मेरे ख्याल से टोटल IPO तो करीबन 17-18 करोड़ का है। मतलब एप्लीकेशन साइज बड़ी होती है शायद, ऐसा जहां तक मुझे याद है। ओके, चलिए, तो ये एक और स्टॉक, एक और IPO है जिस पर कल खुलने वाला है। कल खुलने वाला 25 और 28 को बंद होगा। चलिए, तो बाजार में तो क्या दिवाली से पहले ही दिवाली हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, एक और स्टॉक इस पर राय लेना चाहता हूँ आपसे गौरव, जस्ट डायल। जिन लोगों के पास है आज दिन क्रूशियल है, क्योंकि रिजल्ट भी है और बोर्ड बैठक भी है, तो किसी भी तरफ बोर्ड बैठक बायबैक पर है। बायबैक होता है, किस प्राइस पर होता है, कितना होता है, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। वैसे तो बायबैक इन्होंने 1500 रुपये पर भी किया था, अब 385 पर के आसपास ये कर रहे हैं, तो और रिजल्ट भी है, दोनों ही चीज़ है। तो ये बताइए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं खराब रिजल्ट को जस्टिफाई करने के लिए, संभालने के लिए बायबैक दे रहे हैं? क्योंकि ये कंपनी के चार्ट्स अगर आप लंबे वाले देखिए तो फिर आपने जैसा कहा बायबैक 1500 पर भी किया था इन्होंने। हाँ, मतलब उस जमाने में भी किया, तो प्रमोटर अब उस जमाने में भी स्टेक बढ़ा रहे थे, अब इसमें भी बढ़ा रहे हैं। अच्छा, बायबैक किस तरह का होगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, तो डिटेल है। लेकिन स्टॉक चूंकि ये 2 बड़ी इवेंट है तो किसी भी तरफ जा सकता है, तो दोनों तरफ के अहम लेवल्स जस्ट डायल के लिए बताइए आप।
देखिए, इसमें जो शॉर्ट पोजीशन काफी अग्रेसिव बना थे, अगर ये 380 सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि शॉर्ट कवर आपको देखने मिल सकती है, 400 के ऊपर तक लेवल जा सकता है। और नीचे में अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात की जाए तो 378 का अच्छा सपोर्ट है, 75-78 का। तो मैं समझता हूँ अगर ये लेवल सस्टेन होते हैं तो आप 500 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पे आप बाय करेंगे तो बेहतर होगा। ओवर एंड कैरी मत कीजिए, लेकिन आपको इंट्राडे मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो नज़र रखिएगा इस इवेंट पर। जस्ट डायल बायबैक किस तरह से करता है और नतीजे किस तरह से निकल कर आते हैं। जीएम यस बैंक, ये तो और देखिए मजबूत हो रहा है, इसके भी परिणाम है। पहले बाजार मानकर चल रहा था बहुत कमज़ोर नंबर्स आएंगे, उसके बाद से एक रिकवरी देखने को मिली। ये स्टॉक भी आज बहुत वॉलेटाइल हो सकता है। ये बताइए इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स गौरव कौन से हैं और ओवरऑल चार्ट्स देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? इसमें काफी हद तक शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है, अब लॉन्ग पोजीशन से बन रहा है। इसमें जो महत्वपूर्ण लेवल है वो मैं समझूंगा है 1630 1635 के। यहाँ पे काफी एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस बनती हैं बार बार, और ये जनरली अगर नहीं सस्टेन होता है तो आपको 5-7% का इजीली आपको डाउन साइड ट्रेड देखने मिल जाता है। तो अगर ये 1630-35 के लेवल सस्टेन करते हैं तब हम इसको नए जोन में समझ सकते हैं आ सकता है। तकरीबन 1720 1725 के लेवल्स आपको 2-3 दिनों में दिखा सकता है, उतनी क्षमता इसमें आएगी। यहाँ पे प्रीमियम नहीं करना चाहिए, 1635 के ऊपर आता तो बाय कीजिए, या फिर डिप्स अगर मिलते हैं 1600 के करीब या 1595 के करीब तो भी एक अच्छा लुक्रेटिव बाय बनता है इसमें। ओके, तो ये है यस बैंक का दमदार पोजीशन दिखाने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। यस बैंक में भी एक्शन बढ़ता हुआ साफ नजर आ रहा है मुझे। और आप देखिए 2% बुधवार को नंबर से अनिल जी इसके 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। लेकिन हेमंत, आज इंटरेस्टिंग बात है कि वायदा कारोबार के जेपी एसोसिएट छोड़ दें जो बैंक में है और अपनी नतीजे खबरों के हिसाब से बाकी चारों स्टॉक्स जो टॉप गेनर है, इलाहाबाद बैंक, बाटा, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, जो चारों स्टॉक आज सुबह हमने आइडेंटिफाई किए स्क्रीन का एक्शन देखकर, और टॉप गेनर देखिए आप, वो 4 के 4 शेयर हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से 9:15 के बाद आपको सीएनबीसी आवास के साथ शुरुआती ट्रेड के लिए रहना, ताकि कोई एक्शन आपसे छूटे ना, ये ध्यान रखें। और इस एक्शन की इसी कड़ी में अब एक और स्टॉक शामिल हो रहा है, वो है आंध्रा बैंक। अब बार बार बैंक आ रहे हैं, लेकिन जहाँ एक्शन होने की संभावना दिख रही है वो बताना जरूरी है। आंध्रा बैंक के लिए ये बड़ा पॉजिटिव होगा अगर ये जो खबरें आ रही है जो कंपनी से रिकवरी की, ये सारे अच्छा जीवीके भी अगर बड़े इन्वेस्टर ले रहे हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि रिकवर होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि आंध्रा बैंक का वहां पर बहुत बड़ा एक्सपोजर है। हाँ, थीम वही है थीम वही है। अच्छा, इस बार ना सरकार ने और आरबीआई ने मिलकर जो गर्दन पकड़ी है इन बड़े कॉर्पोरेट्स की, जिन्होंने बड़ा कर्ज दे रखा था। अच्छा, दूसरे कॉर्पोरेट जिनके पास पैसे थे, देना नहीं चाहते थे ना, वो भी सामने से आके दे रहे हैं, बोले यार चलो सेटल कर लेते हैं। बिल्कुल, आंध्रा बैंक ये स्टॉक भागने के लिए तैयार है। इस पर सिमी फटाफट चार्ट देखिए, इससे पहले कि ये भाग जाए आप बता दीजिए चार्ट पे टारगेट स्टॉप लॉस लेवल क्या क्या है। एक रेजिस्टेंस मैं देख रही हूँ वो 58 के आसपास है, 58, 58, 50 वो रेंज क्रॉस करेगा तब इसमें नया मोमेंटम आएगा। और नेक्स्ट टारगेट 61 का बैठता है। 58, 58, 50 के ऊपर लॉन्ग सजेस्ट कर रही हूँ, 61 का टारगेट होगा मेरी तरफ से। ऑलरेडी पार हो गया है 58, 50। अब लेवल बताइए। 61 का नेक्स्ट टारगेट। और स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस 58 के नीचे 57, 90 पकड़ लीजिए। एक बार गौरव से भी राय लूं, क्योंकि अच्छी बात है कि इसमें अभी तक ओपन इंटरेस्ट बना नहीं है, यानी कि ज्यादा एक्शन नहीं हुआ तो लोगों के लिए स्कोप बनता है। गौरव, एफएनओ ट्रेडर्स के लिए आपके रडार पे है ये शेयर? बहुत अच्छी तरह से तो नहीं है। रीजन ये है कि इसमें 60 का काफी अग्रेसिव इसमें रेजिस्टेंस है। यहाँ पे काफी कॉल ऑप्शन में भी राइटिंग अगर हुई आप देखेंगे 60 कॉल ऑप्शन वगैरह में, तो मैं इसको 60 के ऊपर बाय करना प्रेफर करूंगा। मोमेंटम ट्रेड से किसी को करना है तो मैं आई सपोज कि 57, 80 जो इन्होंने कहा स्टॉप लॉस है वो यूज करके आप ₹1 के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। तो बैंक्स ही हैं जो बाजार को आज सहारा देने का काम कर रहे हैं, और ये हफ्ता बैंकों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। प्राइवेट सेक्टर बैंकों के नंबर्स आने वाले हैं, और पीएसयूज के लिए रिकवरी की खबरों पर देखिए क्या दमदार तेजी होती हुई नजर आ रही है। हाँ, एक और स्टॉक जाते जाते फटाफट बताते हैं, आरईसी। ये लाइए रडार पर। आरईसी में एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, ब्लॉक डील हुई है। वो ब्लॉक डील रिपोर्ट कर दें आरईसी की। हेमंत, 5 लाख शेयरों में हुआ है वो ब्लॉक, 182 रुपीज 85 पैसे। मैं बोलने ही वाला था, मैंने कहा लेकिन समय की कमी थी। लेकिन ये देखिए ये शेयर, और इवन ये नहीं है, एचसीएल टेक में और क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स में भी ब्लॉक्स हुए हैं। क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स में परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा बड़े ब्लॉक्स हुए हैं, 0.13% के आसपास। दोनों पर फटाफट राय ले ली जाए। आप क्रॉम्पटन कंज्यूमर के चार्ट तैयार रखें सीमित, तब तक मैं फटाफट आरईसी पर राय ले लूं गौरव की। गौरव बताइए, 5,10,000 शेयरों का ट्रेड हुआ है आरईसी में, इस पर क्या करें?
यहाँ पे फिलहाल कोई इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेड नहीं है। 185 186 का काफी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 183 का एक सपोर्ट है, 182.5 सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर आपको बाय करना है तो 185 186 के ऊपर बाय कीजिए, तो आपको शॉर्ट कवरिंग इसमें अच्छी खासी देखने मिलेगी एंड इट कैन टेक इट टुवर्ड्स 192 193। तो मैं थोड़ा अपने बाय करेंगे, थोड़ा सेफ होगा इसमें। और क्रॉम्पटन कंज्यूमर, इसके चार्ट्स देखें सिमी, आपने खरीदेंगे? जी बिल्कुल देखे अनिल जी, जी बिल्कुल देखे अनिल जी। मैं लॉन्ग सजेस्ट कर रही हूँ जिसका टारगेट 210 से 214 का आ सकता है, 206 के आसपास अभी मेंटेन कर रहा है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा 201 के नीचे। 201 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए। 210 214 दोनों टारगेट्स होगा मेरा। परफेक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया सिमी जी आपका, अविनाश जी और गौरव जी आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। सारे स्टॉक्स पर बाजार लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं और ऐसे में ज़रूरी है कि बाजार के किसी बेहतरीन बड़े जाने माने दिग्गज से राय ली जाए कि आगे क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ एम्बिट कैपिटल के सौरभ मुखर्जी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सौरभ जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे दिख रहे हैं बाजार? 10,000 के बेहद करीब है। एक्साइटमेंट तो है कि पहली बार ये 5 डिजिट में हम देखेंगे बाजार को, लेकिन थोड़ा थोड़ा लोगों को डर भी लग रहा है कि बहुत बढ़ तो नहीं गए। आपका व्यू क्या है इस वक्त बाजार पर? देखिए, जो रैली रही है उसका सपोर्ट तो ज़बरदस्त रहा है, बिकॉज नॉट ओनली ग्लोबल फैक्टर्स है, ग्लोबल फैक्टर्स अराउंड लिक्विडिटी, ग्लोबल फैक्टर्स अराउंड रिकवरी, दुनिया के सारे बड़े इकोनॉमीज में रिकवरी नज़र आ रही है और इसके साथ साथ लोकल फैक्टर्स भी तगड़े हैं। जो इंडिया में रियल एस्टेट और गोल्ड से जो पैसा निकल के फाइनेंशियल सिस्टम में आया है, उससे स्टॉक और बॉन्ड मार्केट दोनों को बहुत सारा सपोर्ट मिला है। सो रैली में ड्राइवर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि वैल्यूएशंस कुछ हद से ज़्यादा निकल गए हैं। सो जब हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बात करते हैं, विदेशी निवेशक से बात करते हैं, साफ जाहिर है कि उनकी अब थिंकिंग इंडिया के बारे में धीरे धीरे बेरिश हो रही है, क्योंकि वो बोल रहे हैं वैल्यूएशंस का फंडामेंटल्स का कुछ ताल्लुक नहीं रहा। सो ऐसे हालात में हम अपने क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि कॉशियस रहें, अपने पोर्टफोलियो में कैश की प्रोपोर्शन बढ़ाए, कैश और भारी मात्रा में अपने पोर्टफोलियो में रखें और जहाँ पे आप निवेश कर रहे हो, जहाँ पे आप स्टॉक ले रहे हो, हाई क्वालिटी स्टॉक्स ले जिसके फंडामेंटल्स मजबूत हों रादर दैन स्पेक्यूलेटिव स्टॉक्स। काफ़ी लो क्वालिटी स्टॉक्स लास्ट एक साल में 20, 30, 40, 50 गुण भाग गए हैं। वैसे स्टॉक्स हम क्लाइंट को बोल रहे हैं कि दूर रहें तो बेहतर है। तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में आपका निवेश होना चाहिए, ये राय निकल कर आ रही है। इस बीच ITC के लिए एक खबर आती हुई कि इन्होंने अपने सिगरेट के दाम जो है 18 जुलाई से बढ़ा दिए हैं। 18 जुलाई तो निकल गया, अब तो 21 जुलाई, लेकिन मुझे याद आता है फिर उस दिन से, जिस दिन से GST की नई दरें सामने निकल कर आई थी, क्लैरिटी निकल कर आई थी, उस दिन से इन्होंने सिगरेट के दाम जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है, इस पर नज़र रखिएगा और ITC के स्टॉक पर भी फिर इस लिहाज से नज़र होनी चाहिए। तो जितनी इनको मार पड़ी थी उतनी इन्होंने पास ऑन करने की कोशिश करी है। कितने बढ़ाए हैं दाम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। खबरें आ रही हैं 6 से 7% तक के दाम सभी कैटेगरी पे इन्होंने सिगरेट के बढ़ा दिए हैं। तो ये एक और शेयर है जो फिर मदद कर सकता है बाजार की। एक्चुअली 7 से 9% की इन्हें दाम बढ़ाने की जरूरत थी, तो लगभग मेरे ख्याल से उतने बढ़ा दिए। और हेमंत, एक्चुअली क्या है, देखिए ये सिगरेट पे सेस लगा जो बढ़ गया, GST में की काउंसिल की मीटिंग में ये हुआ। जी हाँ। अब जो लोग सिगरेट पीते हैं वो तो ऐसा नहीं कि अचानक से छोड़ देंगे, कल से नहीं पिएंगे, आज से नहीं पिएंगे। अच्छा, और उन्होंने दाम भी बढ़ा दिए, तो भले सरकार कुछ भी एक्शन ले, कंपनी कुछ भी ले, जो पी रहे हैं वो तो पी रहे हैं बेचारे। सही बात है। और ये वो स्टॉक है, देखिए, जो अब धीरे धीरे मदद करता हुआ दिख रहा है। एक बार सौरभ जी से एक बार राय लेते हैं, क्योंकि ये शेयर जो है सौरभ जी, उसने सबको पहले मालामाल किया, उसके बाद सरकार के रेगुलेशन का जो मार पड़ी उससे नीचे आया। अब ये क्वालिटी स्टॉक तो है, आपकी उस परिभाषा में भी फिट बैठता है। क्या आप की नज़र इस तरह के शेयरों पर है जो बहुत अच्छे वैल्यूएशन से करेक्ट हो जाएं, उनको खरीदना चाहिए? और अगर ITC पर हमें सीधी राय दे सकें तो सर बहुत अच्छा होगा। देखिए, जो हमारे देश के सिक्योरिटीज़ मार्केट रेगुलेटर है, उनके रूल्स के तहत मेरा स्टॉक्स के ऊपर मीडिया में बात करना अलाउड नहीं है, लेकिन इतना कहूँगा कि अगले 6 महीने में ये सिलसिला बार बार दोहराया जाएगा, जहाँ पे कोई ना कोई मार्केट लीडिंग फ्रेंचाइज के ऊपर इधर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी या उस पर टैक्स का धक्का आएगा। एंड उस मार्केट लीडिंग फ्रेंचाइज का टेस्ट यही रहेगा कि वो प्राइस बढ़ा के अपना मार्केट शेयर बरकरार रख सकता है नहीं। मेरे को लगता है काफ़ी सारे ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे और हर सेक्टर में जो मार्केट लीडर है, वो केबल्स में हो या बिस्किट में हो या फुटवेयर में हो या सैनिटरी वेयर में हो,
अगर इंडिया में आज की डेट में आपको एक बड़ा पोर्टफोलियो बना के पकड़ के रहना है, मैं बोलूँगा 12 मार्केट लीडर चुनिए, 12 मार्केट लीडिंग फ्रेंचाइजेस चुनिए, उनके स्टॉक्स पकड़ के 2-3 साल बैठ जाइए, क्योंकि हमारे टैक्स सिस्टम में फ्लक्स बहुत है और जीएसटी रेट्स के उतार चढ़ाव अभी कुछ महीने तक चलेगा। उस उतार चढ़ाव के बीच में आपका हाई क्वालिटी स्टॉक्स, मार्केट लीडिंग स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये आपने इंटरेस्टिंग बात की, 12 मार्केट लीडर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 12 अलग अलग सेक्टर्स के टॉप स्टॉक्स जो सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले, उनका एक पोर्टफोलियो बना दें, राइट? सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन शायद ना हो कभी, शायद अगर कुछ सेक्टर में नंबर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में नंबर 2 या 3 हैं, शायद वो बेस्ट कंपनीज हो। बट अगर सिंपल से देखें, पेंट्स देखें, एडिसिव्स देखें, सैनिटरी वेयर देखें, प्लाईवुड देखें, टाइल्स देखें, इलेक्ट्रिकल्स, ऐसे 12 सेक्टर्स अगर आप आइडेंटिफाई करें, उनके दिग्गज जो कंपनीज हैं, टॉप 1 या टॉप 2 भी ले सकते हैं, इनको लेके बैठ के रहिए, क्योंकि जो हमारे इकोनॉमी में जो फ्लक्स जारी है, जो अनसर्टेनिटी का दौर गुजर रहा है हमारे इकोनॉमी के लिए, उस अनसर्टेनिटी, उस चेंज में जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां वो हावी रहेगी। वो स्ट्रॉन्ग कंपनी मार्केट शेयर गेन करेगी, वो शायद अपने वीकर कॉम्पिटिटर्स को खरीद भी ले। सो अगले 2 महीने, 2 क्वार्टर, 2 साल के अर्निंग्स का आई डोंट थिंक उतना मायने है। अर्निंग्स वीक रहेगा Q1 Q2 में, ये ऑलमोस्ट गिवन है, लेकिन उसके बीच जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो धीरे धीरे और डोमिनेंट हो जाएगी और हावी हो जाएगी अपने सेक्टर लीडरशिप में। उससे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप वैसे कंपनी ले तो साथ साथ आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, हाई क्वालिटी फ्रेंचाइजीज उसके साथ साथ मिल जाएगी। ये बहुत बढ़िया रणनीति जो आपको पैसा बनाकर दे सकती है इस बाजार में, जो कि वैल्यूएशंस के फ्रंट पर थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। लेकिन देखिए हर्षदा, जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स ट्रैक करती हैं, वो कह रही हैं कि मैक्वायरी ने 340 का लक्ष्य दिया है, इस खबर के चलते कि आईटीसी ने अपने जो दाम हैं वो बढ़ा दिए हैं। तो फिर आईटीसी क्यों, बाकी सिगरेट कंपनियों के शेयरों पर भी नजर रखिएगा आप जरूर। वही नजर है। हाँ, वही गॉडफ्रे फिलिप्स, मैं वही बता रहा था कि इसलिए सिगरेट दूसरी कंपनियां भी, देखिए आईटीसी ने दाम बढ़ाए तो कंपटीशन में दूसरी कंपनियां भी दाम बढ़ाने वाली हैं। तो वीएसटी इंडस्ट्रीज, गॉडफ्रे फिलिप्स, इस पर नजर रखिएगा। अच्छा, एक खबर ये भी आ रही है, ये गॉडफ्रे पे मैं बताऊं, क्योंकि इसमें एक खास बात है कि जिस दिन आपको याद हो, लोग ये सोचते थे कि गॉडफ्रे ज्यादा गिरेगा, लेकिन गॉडफ्रे गिरा भी कम और बढ़ने में भी आगे हो रहा है। हाँ। क्योंकि आप देखिए आज फिर से गॉडफ्रे इस वक्त 3-3.5% 1200 के पार निकल गया। तो इसका मतलब क्लियर कट है, ये स्टॉक अलग स्ट्रेंथ दिखा रहा है, गिरने में कम है, बढ़ने में ज्यादा। तो ये स्टॉक के लिहाज से भी अनिल देखिए थोड़ा सा कम लिक्विड है, तो उस दिन भी वॉल्यूम्स आज भी थोड़े कम हुए, तो बढ़ने में परसेंटेज वाइज इंपैक्ट कॉस्ट भी इसमें खरीदने में ज्यादा आता है, तो इसलिए भी शायद परसेंटेज वाइज ज्यादा बढ़िया दिख रहा होगा। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि स्टॉक कंपैरेटिवली एकदम मजबूत है। तो ये एक और स्टॉक है। और वीएसटी भी देख लीजिए, गोल्डन टोबैको को आप सिगरेट कंपनी मानिए मत, वीएसटी एक और वीएसटी इंडस्ट्री है जो स्टॉक, अच्छा यहाँ पर ज्यादा एक्शन नहीं होगा। हाँ, लेकिन उस दिन भी अनिल याद है, वीएसटी तो पोर्टफोलियो वाला शेयर है जो लोगों ने खरीद के रखा हुआ है, और कैश का स्टॉक भी है तो लोग शॉर्ट भी नहीं करते, लेकिन ये एक जरूर स्टॉक है जिस पर नजर आप रखिएगा। हाँ, कोई एक खबर एक और खबर ये आई है कि ओएनजीसी और एचपीसीएल के बारे में स्टेटमेंट धर्मेंद्र प्रधान जी आज पार्लियामेंट में रख सकते हैं। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, जेटली जी जिसमें होंगे और प्रधान साहब होंगे जिसमें। सौरभ जी, एक क्विक राय आपसे इस कंसोलिडेशन के ऊपर लेना चाहूंगा जो सामने निकल कर आया कुछ दिनों पहले, और आज भी कई शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं ये जो ओएनजीसी एचपीसीएल के विलय की खबरें हैं, बीपीसीएल और ऑयल इंडिया के विलय की खबरें, आप इस पूरे मर्जर प्रोसेस को किस तरह से रीड कर रहे हैं? देखिए, मर्जर के स्पेसिफिक्स पे बात करना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन जो हम लास्ट 1 साल से हमारे एनालिस्ट बोले आ रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो स्पेस है वो काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी आकर्षक है। बिकॉज हिस्टोरिकली अगर आप 3 साल 4 साल पहले देखें, ये ओएमसीज पे सब्सिडी बर्डन दबाव होता था, इनकी बैलेंस शीट पे दबाव रहती थी, अंडर रिकवरी भारी रहती थी। जैसे जैसे डीजल का भाव डीरेगुलेट हो गया है, पेट्रोल तो पहले ही डीरेगुलेटेड था, डीजल और पेट्रोल दोनों डीरेगुलेट हो गए हैं, ओएमसीज की बैलेंस शीट की हालत बेहतर हुई है, साथ साथ तेल का भाव भी टूट गया है ग्लोबली। सो ओएमसीज काफ़ी आकर्षक प्ले हैं, ऑलमोस्ट रिटेल प्लेज हैं, बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इनके पास हैं। सो मर्जर के स्पेसिफिक्स को साइड में छोड़ते हुए आई थिंक इन्वेस्टर के लिए वाजिब होगा कि एक ओएमसी अपने पोर्टफोलियो में रखे। अब कौन सा ओएमसी आपको लेना चाहिए वो दूसरी बहस है, लेकिन ओएमसी हमको एक आकर्षक स्पेस लगता है। लास्ट 1-1.5 साल से हमारे एनालिस्ट्स को, इन्वेस्टर्स को हाईलाइट करते आए हैं।
अगर आज तो फिर खरीदना हो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस डेवलपमेंट के चलते तो वो HPCL ही होगा। और HPCL के लिए जो खबर है वो भी बड़ी पॉजिटिव है कि इसका एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करवाने के लिए सरकार तैयार है, और वो होगा तो नेचुरल बात है 373 तो नहीं होगा, इससे कहीं ज़्यादा होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाजार है लाइफ टाइम हाई पर 9,950 के बेहद करीब, ओके, और 24,400 के बेहद करीब है बैंक निफ्टी। नए रिकॉर्ड बनते हुए हफ्ते की शुरुआत में बस 10,000 के जादुई आंकड़े से एक्सपायरी से पहले हो जाए, आधा सेंचुरी तक 50 दूर है, तो 50 मारते ही और 10,000 तक पहुंचेंगे। पहला सौदा में फिलहाल आज के लिए इतना है। एक्शन पूरा है इक्विटी मार्केट में, लेकिन कमोडिटी बाजार में कहाँ एक्शन है ये बताएंगे प्रियंका संभव, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।